Hello dear student, welcome to DS tutorial. Today we are going to study class 12 physics NCERT. The topics are electric flux and electric dipole. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चीजें हैं, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस और दूसरा वाला है फॉर पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नंबर ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बस बेसिकली आपको इतना ध्यान में रखना है, किसी भी क्लोज एरिया से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वही उस एरिया की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाती है. ठीक है, किसी भी पॉइंट के अलोंग भी अगर हम देखें, किसी भी पॉइंट के अलोंग जितनी भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे पास करेंगी तो वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी, वही उस पॉइंट का स्ट्रेंथ भी बताएगी. है ना, तो कुछ चीजें हैं जो खास खास बातें हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वो हम देखेंगे. चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखिए. तो सबसे पहली चीज जो मैंने डेफिनेशन थी वो लिख दी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड. अब नॉर्मल टू द फील्ड का मतलब ये है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो हमने जैसे कोई एरिया एलिमेंट है, तो जैसे मान लीजिए कोई पेपर है. ठीक है, कोई पेपर है, तो प्लेन पेपर को लेके, अब जैसे मान लीजिए ये बुक है, ये पेपर है, तो इसको मैंने इस फील्ड के अलाउंग रख दिया, तो एकदम सेम नॉर्मली रख दिया इस चीज को. ठीक है, कोई ऑब्लिग्यूटी नहीं है, जैसे इंक्लिनेशन नहीं है, ऐसे समझ लीजिए. जैसे कहने का मतलब इंक्लिनेशन कैसे हो सकता है, अगर इस पेपर को ऐसे कर देता हूं तो थीटा एंगल पे हो जाएगा, ऐसे कर देता हूं तो थीटा एंगल पे हो जाएगा. लेकिन इस केस में क्या है, एकदम नॉर्मली रख दिया गया है ऐसे. ठीक है, उस तरीके से अभी वो सारे केसेस भी देखेंगे, वो भी पॉसिबल है. लेकिन पहले वाले जो ये मैंने डायग्राम जो बनाया हुआ है इस चीज के लिए बनाया हुआ. ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट. किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जाननी हो तो वो उसका जो मेजरमेंट देगा वो कौन देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा. क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही हमें पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रही हैं. तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी उतनी ही स्ट्रेंथ होगी. है ना, अभी हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जितनी क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उतनी ही स्ट्रेंथ ज्यादा होती है. ठीक है, फिर आगे इट इज डिनोटेड बाई फाई. फाई से डिनोट किया जाता है भाई एसआई यूनिट. तो देखिए फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस होता है. ये फार्मूला अभी हम कैसे आया ये भी बताएंगे. तो ई डॉट डीएस है, तो ई का मतलब न्यूटन पर कूलम आपको पता है, और डीएस मतलब एरिया एलिमेंट है तो मीटर स्क्वायर आएगा. तो इसलिए न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बोल सकते हैं. एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज अलोंग इट्स नॉर्मल बट इट ऑलवेज डायरेक्टेड आउटवर्ड. है ना, हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट करेगा. इसीलिए हम एक यूनिट वेक्टर लेते हैं एन कैप, इसके साथ डीएस के साथ क्या ले लेते हैं, एक एन कैप ले लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है, अभी तो एक स्ट्रेट मतलब हमने रख लिया डायरेक्ट. अगर इंक्लिनेशन के साथ रखते तो क्या होता, थोड़ा सा समझने वाली बात है. अभी समझिए, जैसे ये है ई, ये है एस. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया एलिमेंट, ये एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आउटवर्ड मैंने बोला था हमेशा आउटवर्ड. है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जैसे ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इसके बीच में एरिया एलिमेंट के बीच में और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल क्या है, जीरो है. अभी दोनों आपस में क्या चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं. तो इस केस में क्या है भाई, जीरो है. तो यानी कि अभी थीटा इक्वल टू क्या है, जीरो है. ऐसे बहुत सारे केसेस बना सकते हैं हम लोग. इस चीज को तो नोट कर लीजिए. अभी मैं हटाता हूं इसको, है ना, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बड़े आराम से. इसको अगर मैं हटा दूं, थोड़ा सा देखिए, अभी पहला ऐसा केसेज है. दूसरा में अगर हमने पेपर को ऐसे टिल्ट कर दिया तो थीटा एंगल बनने लगा. तो ये भी यहाँ पे कंडीशन हो सकती है. जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे गई, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से गई हुई है. अब उसके बाद जो है एरिया एलिमेंट जो है हमारा, अब जैसे ये सीधा था, अब क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है. जब ये एरिया एलिमेंट ऐसे हो सकता है तो इसका जो यहां से जो हम अभी क्या कर रहे थे, जो एरिया एलिमेंट का एक वेक्टर जो कि हमेशा बाहर की तरफ जाएगा, जो कि 90 डिग्री पे होगा, है ना. तो यहां से अगर हम इसको खींचें इस तरीके से डेल्टा एस,
तो ये तो 90 डिग्री है, मैं बता दूं, लेकिन ये वाली चीज यहाँ पे क्या बनाने लगेगी, थीटा बनाने लगेगी। ठीक है, तो अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि भाई ये वेक्टर ई है और ये डेल्टा एस है। डेल्टा एस यानी एरिया एलिमेंट है ना, कई बार बोल रहा हूँ, कोई क्लियर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डेल्टा एस है तो यानी कि एरिया एलिमेंट है। अब ये थीटा एंगल पे है, अब थीटा एंगल पे है। अब आपको पता है जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया जाता है तो उस समय एक चीज बताई जाती है कि अगर कोई इंक्लाइन फील्ड है, अरे इंक्लाइन फोर्स है, और यहाँ वर्टिकल के साथ अगर एक थीटा बनाया हुआ है, अगर मान लीजिए कि ये ई है तो ये क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, ई कॉस थीटा। तो यानी कि जिसके साथ थीटा बनता है उसके साथ क्या आता है, कॉस, क्योंकि और कुछ आ ही नहीं सकता। कारण है, थोड़ा सा देखना है आपको, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप क्या बनाता है, थीटा ही बनाता है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू बेस पे हाइपोटेन्यूज होता है। अब तो यहाँ पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी इस पॉइंट के, जो भी इस एरिया एलिमेंट से जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में डेल्टा एस है ना, और ये इंक्लिनेशन है तो इंक्लिनेशन को काउंट करेंगे। अब इस वाले केस में अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछें, अगर यहाँ पे मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताइए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यही तो बोलोगे, ई डॉट डेल्टा एस, और क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें जो है अगर हम, जिसे क्या है कि कॉस थीटा की वैल्यू जनरलाइज्ड इक्वेशन में आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे जो है, इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे ही देखें इस तरीके से नॉर्मल रहती है थीटा, तो ये वाली थीटा बन रही है यहाँ पे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ही नॉर्मली समझ लीजिए कि अगर हमने इसको टिल्ट किया बाई एंगल थीटा, तो यहाँ से एरिया एलिमेंट जो खींच रहा है, तो एरिया एलिमेंट जब खींचेंगे तो इसमें क्या एंगल बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, है ना। थीटा क्यों बनाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमने कोई एंगल मान लिया थीटा। ठीक है, अब ये डेल्टा एस है, ये ई है, अब ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप है, तो यानी कि क्या आएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं फाई की बात करूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया, या हम बोले पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, है ना, इक्वल टू क्या देगा, तो ई इंटू डी एस, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट की, कॉस थीटा ऐसे ही आप याद रखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और उसके साथ ही थीटा बना रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो इसका वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, ई कॉस थीटा ही आएगा। तो ई इंटू डी एस कॉस थीटा, और उसके बाद साथ में क्या आएगा, एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच डायरेक्टेड आउटवर्ड टू द फील्ड, है ना, ये आउटवर्ड दिखाने के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर इस तरीके से तो इधर भी तो ड्रॉ हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ बाहर वाले से, तो यानी एन कैप हमने लिया हुआ, फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस कॉस थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। चलिए इसको अभी ध्यान में नहीं रखना है ज्यादा। सबसे पहला नंबर इस वाले केस में अगर हम देखें तो कॉस की थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, 0, थीटा की वैल्यू 0 यानी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू अगर हम बात करें, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है, सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो यहां से फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई इंटू डी एस। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से जनरलाइज इक्वेशन ये बनती है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, तो यही है बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इतना है, बात याद रखना है, अभी फिर से बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है, किसी क्लोज एरिया से या यूनिट एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास करें, उसी चीज को, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, और दूसरा इसमें जो बात याद रखनी है क्या, कि अगर इस चीज को नहीं समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करती है कि एरिया एलिमेंट का जो है इंक्लिनेशन कैसा है। अब जैसे मैं नॉर्मली एक बात करूं, अगर आप किसी नदी में चले गए हो, ठीक है भाई, नदी किनारे हो, नदी में जाके क्या करोगे, अब नदी के किनारे हो, अब इस तरीके से नदी बह रही,
इस तरीके से नदी बह रही। आपके पास एक रिंग है, अंगूठी जो पहनते हो, तो मैंने कहा कि भाई अंगूठी दबा इसी में डुबा के देखिए और किस केस में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वाटर डिस्चार्ज होगा, मतलब मैक्सिमम वाटर उस अंगूठी से पास होगा। तो अगर मान लीजिए कि आपने अंगूठी को, अब किस तरीके से बताएं, अब यही समझ लो आप, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी आइडिया देता हूं मैं आपको। एक तरीका क्या है कि ये तो मार्कर है, यहां से होगा नहीं। जैसे अंगूठी को अगर आपने इस तरीके से रख दिया, एक तरीका ये है कि इस तरीके से रख दिया, तो इसमें से सबसे ज्यादा पानी निकलने की कोशिश करेगा। इस तरीके से पूरा पानी, मतलब जितना भी एरिया है उस सब में से पानी निकलेगा, तो यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज निकलेगा। लेकिन अगले ही पल, जैसे ये वाला केस कौन सा है, ये वाला केस, ठीक है, इसको इससे रिलेट करिए। अगले ही पल अगर आपने अंगूठी जो है इस तरीके से रख दी ऊपर से फ्लैट, क्या उसमें से पानी निकलेगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री केस हो गया पूरा। जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा? cos 90 यानी कि जीरो। अगर आपने अंगूठी को थोड़ा सा ऐसे तिरछा रखा तो निकलेगा, लेकिन कम निकलेगा पानी, है कि नहीं? तो सेम वही केस है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी। देखिए, जिस केस में आपने पेपर को एकदम सीधा रखा और एरिया एलिमेंट, यानी कि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बना जीरो, तो उस केस में क्या हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो उस केस में क्या हो रहा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है ना, ई डॉट डेल्टा एस। फिर उसके बाद क्या किया? आपने इंक्लाइन करना शुरू कर दिया, यानी कि इंक्लिनेशन देना शुरू कर दिया, तिरछा कर दिया। जब तिरछा कर दिया तो उस केस में क्या हो रहा है? अभी थीटा एंगल आ रहा है। अब थीटा एंगल, अब वैल्यू, उसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू हुई वो, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू हुई वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? थीटा पे डिपेंड कर रही है। अब थीटा कहने का मतलब ये है कि अगर 90 आती है तो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। फॉर थीटा इक्वल टू 90 क्या हो जाएगा भाई? फॉर थीटा इक्वल टू 90 क्या हो जाएगा? तो फॉर थीटा इक्वल टू 90 का मतलब ये पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। फाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। cos 90 क्या होता है? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। अब इसमें कुछ खास नहीं है, इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हो बड़े आराम से। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैं हटाता हूं, इसको नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहली चीज इसमें क्या देखना है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब, अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है, और यहाँ जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2a डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहली पॉइंट क्या होगा इसमें? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by distance 2a, separated by distance 2a। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होती है? तो माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे ये दिमाग में बात आती है कि किसी पॉइंट के अलावा निकालना हो। अगर जैसे ऐसे नॉर्मली देखें तो इन दोनों के फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे माइनस क्यू के वजह से जो फील्ड आ रहा होगा, है ना, एट सेंटर पे अगर हम बात करें तो 2a है, तो a पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, है ना, अगर बीचों बीच निकाले तो ये आपस में क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन जब
कंडीशन आ जाएगी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे किसी पॉइंट पी पे हो, इधर कहीं पॉइंट ले लिया जाए और उस पे जैसे इसमें दो ही तरह के प्रॉब्लम बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दो तरह के प्रॉब्लम बनते हैं। पहला क्या बनता है भाई, एट अ पॉइंट पी ऑन एक्सिस, एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस। अब एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस और दूसरा पॉइंट बनता है एट इक्वेटोरियल प्लेन पे। सबसे पहला नंबर पॉइंट पी ऑन द एक्सिस, फर्स्ट केस जो है देखते हैं। ठीक है, एक जो और इसमें आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अभी आगे बता देंगे, या अभी दिमाग में रख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो बराबर होता है Q इंटू 2a के बराबर, और साथ में होता है P कैप या पोजीशन वेक्टर साथ में लेगा। ठीक है, तो Q इंटू 2a के बराबर होगा डाइपोल मोमेंट, किसे, P के बराबर। P से वेक्टर P से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये पोजीशन वेक्टर है सिर्फ, और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। अभी इतने याद रखिए, पोजीशन वेक्टर को थोड़ी देर के लिए भूलिए। तो इस तरीके से है। अब एट अ पॉइंट P आना एक्सिस की बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज क्या देखेंगे यहाँ पे कि एक्सिस पे होगा तो कैसे करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। अब यहां पे जैसे क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, यहां माइनस क्यू ले लिया, यहां प्लस क्यू ले लिया, और ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है 2a है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस। अब यहाँ पे ऑन द एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देखिए, ध्यान क्या देना है कि अब ये प्लस चार्ज है, तो यानी कि इधर की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा होगा, इधर की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा, माइनस, यानी कि E माइनस का Q। समझ में आ रहा है ना। अब ये प्लस है तो इधर जो रिपेल कर रहा होगा वो क्या रिपेल कर रहा होगा, प्लस का Q। समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो एक नॉर्मल सी व्यवस्था है कि जो प्लस है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस प्लस को रिपेल करेगा। तो इसी के मतलब प्लस वाले चार्ज के पास हमारा पॉइंट P था, तो इसकी वजह से इसने डिसाइड किया इसकी डायरेक्शन को। अब फिर अगली चीज क्या देख रहे हैं हम कि सबसे पहला नंबर अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, है ना, या हम ऐसे निकाल लें E माइनस का Q बताइए। अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज माइनस Q और पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, दोनों हमको निकालना है। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय, पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किससे मतलब डिसाइड होगा, तो E माइनस का Q और प्लस E प्लस का Q। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो नेट रिजल्ट आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है हम देखने वाले हैं कि E माइनस का Q क्या आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज जो है पॉइंट P पे कितना आएगा। तो यानी कि सबसे पहला नंबर क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद Q, तो Q मतलब क्या, माइनस चार्ज ले रहे हैं तो यानी कि माइनस का Q। और उसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ पे माइनस का Q ले लिया, और उसके बाद अपॉन में R स्क्वायर होता है। R यानी कि क्या, R मतलब डिस्टेंस इसके बीच का। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि ये A और A में डिवाइडेड है, फिर 2a है। तो अब यानी कि ये चीज जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी क्या होगी, R, और यहां से यहां तक कितनी है, A, तो R प्लस A होगा। ये वाली चीज हो जाएगी R प्लस A का स्क्वायर। उसी तरीके से E पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा एट पॉइंट P पे। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पे चार्ज कितना, फील्ड कितना आएगा, तो क्या करेंगे 1/, फिर से वही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस Q
और अपॉन में फिर से अब देखिए प्लस क्यू के लिए देख रहे हैं, तो यानी कि प्लस क्यू तो ये है, तो यानी कि यहाँ पे आर है, और इधर यहाँ पे ये चीज क्या है, ए है, तो यानी कि अगर आर में से ए घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। तो अब इसी चीज को हमें क्या करना है, एट पॉइंट पी पे निकालना है। तो हम क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। क्या बोले भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 1/4πε0 बराबर ले लिया, बराबर मतलब कॉमन, कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है अभी, क्यू भी तो बराबर आ रहा है, क्यू भी सेम आ रहा है, तो क्यू भी ले लिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे 1/r प्लस ए जो है माइनस में आएगा इसकी वजह से। तो क्या लिया यहाँ पे 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर जो है प्लस में आ रहा है, और माइनस में क्या आ रहा है 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, q/4πε0, और इस चीज को अब हम सॉल्व कर लेंगे भाई। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, यही तो होगा। फिर उसके बाद इसके जगह पे ये चला जाएगा, इसके जगह पे ये चला जाएगा, तो यानी कि आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और इसके जगह पे जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चला जाएगा, माइनस का आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये सिंपल एलसीएम ले रहे हैं और कुछ खास नहीं। ठीक है, थोड़ा मिटाते हैं ऊपर, यहां अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, तो क्या आ जाएगा q/4πε0, और फिर ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, है ना। और फिर माइनस का क्या हो जाएगा, ये देखिए आर स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको खोल देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ra, और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर से इसे देखेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये माइनस साइन है इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आर स्क्वायर गया, ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस है इसको चेंज कर देगा, तो ये खत्म हो जाएगा, और ये 2ra और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ra। यानी कि क्या हो जाएगा q/4πε0। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू आर इंटू ए अपॉन में ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आता है q/4πε0 इंटू 4ra अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर लगाएंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, पी कैप आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि पी पे हम निकालने जा रहे हैं, है कि नहीं। चलिए, अब इसमें इस चीज को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अभी एक कॉन्सेप्ट आया था भाई लोग। क्या कॉन्सेप्ट आया था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट था। डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P इक्वल टू, अब इसको भी हम उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे Q इंटू 2a लिख लिया पूरा, Q और 2a तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, इंटू 2 तो निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा r। तो क्या आ जाएगा देख लीजिए फिर से, q/4ra आ गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4πε0, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साथ में पी क्या। यहाँ पे q इंटू 2a जो ये एंटिटी है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है भाई, डाइपोल मोमेंट को। तो यानी कि क्या आ जाएगा, E एट पॉइंट P इज गिवन बाई P और इनटू ये क्या आएगा 2r, है ना, और साथ में ये P कैप भी रहेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4πε0, और
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगली बात इसमें एक और हो सकती है, क्या हो सकती है भाई, कि when आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए स्क्वायर, जब आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो ए स्क्वायर से, तो उस केस में आर ए स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, तो ई एट पॉइंट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डॉट टू आर और साथ में पी कैप और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो निगलेक्ट हो गया, तो आर स्क्वायर की स्क्वायर, तो यानी क्या हो जाएगा, आर की पावर 4, यहां से ये आर कैंसिल हुआ, तो ये चीज क्या बन जाएगी, आर क्यूब। तो यानी कि ई पी इज फाइनली गिवन बाय क्या हो जाएगा, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब और साथ में पी कैप। ये है भाई आपका फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन डायपोल एक्सिस। ठीक है, इस चीज को कर लीजिए, फिर इक्वेटोरियल प्लेन करते हैं, जल्दी से नोट करिए, आगे देखते हैं। ओके, एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस पे देखते हैं कैसे क्या होता है। एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस पे अब देखते हैं भाई कैसे क्या होता है मामला। इक्वेटोरियल एक्सिस पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इक्वेटोरियल का मतलब क्या है, इस तरीके से कुछ, ये माइनस क्यू का अगर चार्ज है और ये प्लस क्यू का अगर चार्ज है, ठीक है, आपको तो ये पता ही है कि ये 2a होने वाला है। इधर कोई पॉइंट है भाई, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अब जब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो हमें इस चीज को इससे रिलेट करना है ना। अब कहने का मतलब ये है प्लस क्यू चार्ज का प्रभाव, इफेक्ट इस पॉइंट पी पे, ठीक है, किस तरीके का पड़ेगा, कैसा पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी। सबसे पहली चीज जो है, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये है आपका, अगर 2a है तो ये वाली चीज क्या आने वाली है, a आने वाली है। ये वाली चीज क्या आने वाली है, a आने वाली है ना। और बेसिकली जो डिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस की बात करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/r² डिपेंडेंस बताया हुआ है। तो माइनस क्यू से पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, माइनस क्यू के मतलब देखिए माइनस क्यू का जो इफेक्ट है वो पी पे आएगा, तो उसके बीच में ये आर तो यही होने वाला, तो यानी कि यहाँ पे आर यही होने वाला। अब हालांकि ये सेम डिस्टेंस पे है, तो ये वाली भी चीज क्या होगी, आर होगी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चले, अब ये चीज तो समझ में आ रही है कि ये वाली चीज आर हो गई, ठीक है। या देख लेते हैं कि कैसे क्या माना हुआ है, नोटेशन क्या है। ओके, एनसीईआरटी ये फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा इसमें गलत एब्रिविएशन हो गया, अरे मार्किंग हो गई। यहाँ पे आर जो है इसको मान लिया हुआ है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, आर इसको मान लेते हैं। अब आर इसको माना हुआ है, ये वाली डिस्टेंस ये है, ये वाली डिस्टेंस ये है। अब सबसे पहले चीज क्या है कि यहाँ पे माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, वो तो हमें पता है ये ई माइनस क्यू ये वाला देगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर उसी तरीके से ये प्लस क्यू है, तो ये वाली चीज क्या देगा भाई, इधर ई प्लस क्यू देगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, तो ई रिजल्टेंट एट पॉइंट पी यही देने वाला है। लेकिन अब इसको मतलब कैसे बनेगा, इस पे जो आएगा वो किसका किसका सम होगा। तो सबसे पहली चीज अब अगर हम देखें कि किसी भी इंक्लाइंड फोर्सेज के, किसी भी इंक्लाइंड वेक्टर के दो रेजोल्यूशन कर सकते हैं। ये अब मान लीजिए ये थीटा बन रहा है ना, और ये भी थीटा बन रहा है, तो यानी कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा यहाँ पे आएगा। अभी मैं बताता हूं इस चीज को क्लियर करके। और ई माइनस क्यू कॉस थीटा इसी पॉइंट पे आएगा। लेकिन इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है, एक का डायरेक्शन क्या आएगा भाई, देखिए ये क्या है, ये वाला जो कंपोनेंट है
ई माइनस क्यू साइन थीटा है और ये वाली चीज क्या है, ई प्लस क्यू साइन थीटा है। अब थोड़ा सा समझना है इस चीज को, थोड़ा सा परेशान मत होइएगा। यहाँ पे देखिए पॉइंट पी का फ्री बॉडी डायग्राम बना ले अगर हम, तो इस तरीके से ही तो है, इस तरीके से ही तो है। और ये क्या है, ई प्लस क्यू है, सॉरी माइनस क्यू है, ई माइनस क्यू है और ये ई प्लस क्यू है। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे ये एक्सिस है, अब इस पे ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस पे जब एंगल थीटा बना रहा है तो यानी कि इस पे क्या जाएगा। अब कोई भी इंक्लाइन फोर्स होता है, एक चीज ऐसे याद कर लीजिए अभी फिजिक्स के पर्पज के लिए, कि कोई भी इंक्लाइन फोर्स है अगर थीटा एंगल बना रहा है, ई माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉस थीटा के साथ जाएगा। तो यानी कि ये वाली चीज यहाँ पे क्या जा रही है, ई माइनस का क्यू कॉस थीटा। माइनस का क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द माइनस चार्ज क्यू, है ना। फिर उसके बाद उसी तरीके से अगर ई प्लस क्यू के लिए देखें तो उसका भी तो ये थीटा बना रहा है, तो सेम चीज यहाँ पे आएगी। तो यानी कि दो चीजों का यहाँ पे समीशन हो जाएगा, ई प्लस क्यू और कॉस थीटा, है ना। ये तो समझ में आ गई भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली चीज, जैसे मैंने बोला कि ये कोई अगर मान लीजिए कि इंक्लाइन फोर्स है, तो इसका अगर हमें रिजोल्यूशन करना है, ये रिजोल्यूशन ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, रिजोल्यूशन करना है। तो रिजोल्यूशन अगर मैंने ऐसे किया और यहाँ पे एंगल ये थीटा है सॉरी, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, तो अगर मान लीजिए, थोड़ा सा समझना है कि अगर E प्लस क्यू है, मैं यहीं पे इसी चीज से समझा रहा हूं ताकि क्लियर हो। अगर ये E प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे क्या आएगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा, यानी E प्लस क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज क्यू और कॉस थीटा। बस समझ आ रही। अब सेम चीज यही करना है, लेकिन अगर इसी की परपेंडिकुलर अगर लाइन खींच दें तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, ई प्लस क्यू साइन थीटा। बात तो समझ में आ गई होगी। तो उसी तरीके से सेम अगर हमने इधर नीचे लाइन खींची तो ये क्या आया, ई माइनस क्यू साइन थीटा, और उसी तरीके से इधर खींची तो क्या आएगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब थोड़ा सा समझने वाली बात है भाई लोग कि ये माइनस क्यू साइन थीटा है, ये प्लस क्यू साइन थीटा है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का, क्योंकि ये डायपोल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि चार्जेस तो सेम है, इसकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, नेचर अलग अलग है। लेकिन अब नेचर अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और साथ में जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ अगर एक चार्ज ऊपर जा रहा है और एक चार्ज नीचे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। यानी कि इस वाली चीज को तो हमें ध्यान देना ही नहीं है। किस चीज को ध्यान देना है, तो इस पे, क्योंकि इस पे एडिटिव वैल्यू आ रही है, दोनों जुड़ के वैल्यू आ रही है, ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे इसी चीज पे। ओके, अब यहां पे क्या होगा, अब थोड़ा सा फिर से ध्यान से देखें कि अब हमें किस चीज की जरूरत है भाई। तो हमें जरूरत है इस वाले डिस्टेंस की, क्योंकि माइनस क्यू से अगर हम निकालने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिए, जो ई एट ए पॉइंट पी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल टू होगा, क्या होगा भाई, अभी आप लोगों ने बताया माइनस का क्यू कॉस थीटा, यानी कि ई माइनस का क्यू कॉस थीटा, है ना, और साथ में पी का, अगर हम वेक्टर की बात करें, और ये क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और साथ में पी का, है ना। फिर अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ई माइनस का क्यू कितना आएगा, तो ई माइनस का क्यू का मतलब क्या, थोड़ा सा देखिए इस चीज को, नॉर्मल हम दिमाग लगाएंगे, ये 90 डिग्री बनेगा, ये ए है, ये आर है, तो यानी कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये वाली चीज, वो क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देख लो भाई। अब ये ए है, ये आर है ना, ए बी सी, ठीक है, ए सी स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली चीज हमारी जो वैल्यू आ गई, अंडर रूट का मतलब हाफ लिख देता हूँ, टू द पावर हाफ। जो वैल्यू आएगी इधर वही वैल्यू आएगी इधर, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात ही नहीं है, ऐसे ही लिख दो फटाफट। तो यहाँ पे ये चीज तो आ गई है ना। तो ये चीज जब आ गई तो अब हम क्या करने वाले हैं, फार्मूला लगा देने वाले हैं E माइनस क्यू यानी कि 1/4πε0 है ना। और उसके बाद माइनस क्यू यानी कि माइनस का क्यू चार्ज है, और अपॉन में क्या होगा भाई आर स्क्वायर मतलब ये 1/2 यानी रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा कॉस थीटा। चलिए अब आ गई ट्रिग्नोमेट्री भाई क्लास 10th वाली। अब थीटा की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि अब देखिए सबसे पहला नंबर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसको ध्यान से देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हमें cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यानी क्या आ रहा है यहाँ पे a, और हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ। तो वो चीज भी यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हाफ, और साथ में पी कैप। उसी तरीके से अब फिर से E प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के केस में क्या आएगा भाई, देखो इस चीज को ध्यान से आप लोग, तो ये फिर से वही 1/4πε0, और माइनस क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और फिर से यहाँ पे क्या आएगा वही चीज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये चीज cos थीटा की वैल्यू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, और साथ में पी कैप। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। ओके एक मिनट, हाँ तो ठीक है। इसमें सबसे पहले 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, और पी कैप दिया हुआ है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, इसमें जोड़ना ही है। तो E8 पॉइंट P अगर हम देखें, तो E8 पॉइंट P अगर हम देख रहे हैं तो इस केस में हमारे पास आ क्या रहा है, ओके अभी बता दो एक मिनट। क्लियरली वी सी दैट कि जो कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस था, जैसे अभी हमने डायग्राम मिटा दिया, इस चीज को थोड़ा सा अभी क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत कर देगा। देख लीजिए अब इस तरीके से था, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो यहाँ पे जो एक्सिस पे आ रहा था तो ये E ऑफ माइनस क्यू ये ऐसे था, ये ऐसे था, ठीक है भाई। E प्लस क्यू था, तो E माइनस क्यू कॉस थीटा का सम और E प्लस क्यू कॉस थीटा का सम, दोनों का सम आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस क्यू को हमें हटाना पड़ेगा, और साथ में क्या ये नेगेटिव इन नेचर होगा, तो क्या होगा माइनस का अब ये क्या हो जाएगा E माइनस का क्यू और प्लस का E प्लस का क्यू, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस थीटा। तो वही चीज हम लोग कर दिए, यहाँ पे वैल्यू तो रख ही दिया। अब ये चीज क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या हम देखेंगे, QA यहाँ पे भी, QA यहाँ पे भी, और 1/4πε0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4πε0, और QA क्या आ जाएगा 2QA, और अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, ये वाली चीज क्या है 1 प्लस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है भाई। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय 1/4πε0, और ये माइनस साइन लगा रहेगा, ठीक है, माइनस साइन लगा रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। तो -1 इंटू 2QA की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं P, क्योंकि अभी हमने बताया P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2A। तो ये चीज क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज गिवन बाय माइनस का P अपॉन 4πε0, और क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2।
अब थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो रही होगी। अभी मैं ये चीज जो है कि ये जो है कि यहाँ पे जोड़ कैसे रहे, तो जोड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, तो ये वाले कंपोनेंट आपस में ऐड ही होंगे, ठीक है, क्योंकि चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम है इस वाले केस में। तो इन दोनों ही केसेस में अब इसका जो फील्ड होगा माइनस क्यू की वजह से, और यहाँ पे भी जो फील्ड होगा जो प्लस क्यू के वजह से, उन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करने से हमें यहाँ मिल गया ये। लेकिन अब फिर अगला केस इसमें क्या बनेगा, अगला केस इसमें ये बनेगा कि इफ आर स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, बहुत ज्यादा है किससे, ए स्क्वायर से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा भाई, माइनस का पी अपॉन 4πε0, और आर स्क्वायर की वैल्यू 3/2 के, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज गिवन बाई माइनस का पी अपॉन 4πε0 आर क्यूब, और साथ में एक पी की दे आएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, समझिए, इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइए, ठीक है। Thank you very much for watching this video. If you are watching this video on YouTube platform, please like, share and subscribe and support us, enable us to work in much passionate way. Thank you very much again.